अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब तहरीक इंसाफ के पास नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए सिर्फ 14 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले में कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। एक ऐसे वक्त में जब चेयरमैन PTI इमरान खान को इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस में नाअहल करार दे चुका है। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में गिरफ्तार हैं। पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही पिछले 6 माह से जेल में है। कई रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं और दर्जनों रहनुमा रूपोश हैं। इस सूरत हाल में PTI को अगर बल्ले का इंतखाबी निशान चाहिए तो इसे 14 दिन में इंतखाबात करवाने होंगे। इस हवाले से ज़राए से यह खबर सामने आई कि PTI 1 दिसंबर को यानी अब से 3 दिन बाद जुमे को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रही है। ये इंतखाबात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये कानूनी बहस छिड़ गई थी कि तोशाखाना केस में नाअहली की वजह से इमरान खान पार्टी इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकेंगे या नहीं, और अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो उनके जारी करदा टिकट्स की क्या अहमियत होगी, क्योंकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ के केस में फैसला मौजूद है। फिर आज इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया कि कानूनी कतगन की वजह से आईनी तौर पर इमरान खान चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए इमरान खान ने यह फैसला किया है कि इस दफ़ा इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और जैसे ही उनकी नाअहली ख़त्म होगी उन्हें दोबारा पार्टी का चेयरमैन बनाया जाएगा। इस दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन PTI के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है कि जो ही अदालत की तरफ से ये फैसला ख़त्म होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, खान साहब को दोबारा जो है। इसके बाद PTI के ज़राए से भी खबर सामने आई कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में किसी दूसरे रुकन को बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ में पार्टी चेयरमैन, नायब चेयरमैन और तंजीमी ओहदों पर इंतखाबात होंगे। इमरान खान पार्टी के तंजीमी अमूर और फैसलों की तौसीक खुद करेंगे। सज़ा ख़त्म होने पर वो दोबारा बहैसियत चेयरमैन इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि नए चेयरमैन के लिए नाम का फैसला भी इमरान खान खुद करेंगे। पार्टी में नई शमूलियत और टिकट्स के सब फैसले इमरान खान ही करेंगे। ये खबर खुद PTI के ज़राए से सामने आई थी, जिसके बाद एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर आई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन PTI नामजद किए जाने का इम्कान है, लेकिन तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कयास आराइयों की सख्ती से तरदीद की जाती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर व का सिलसिला जारी है। इमरान खान की इंतखाबात से दस्तबरदारी है, किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद, तारीख व तरीक़ेकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुँचेगी इसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। पहले PTI के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने इमरान खान का इन इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान भी किया। फिर कयास आराइयाँ होने लगी कि PTI का नया चेयरमैन कौन होगा। इस दौरान बैरिस्टर गौहर अली का नाम भी सामने आया, जिनकी इस हवाले से अभी तक ना तरदीद सामने आई है ना तस्दीक, और इतने में PTI के अकाउंट से इस पूरे मामले की ही तरदीद की जाती है। सोने पे सुहागा तर्जुमान तहरीक इंसाफ के बयान के बाद शेर अफजल मरवत की एक और पोस्ट सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने PTI ऑफिशियल के जारी करदा तजाद का जायज़ा लिया है। मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो भी कहा है वो दुरुस्त बयान है। फैसले चेयरमैन PTI ने सेनेटर अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर, उमैर न्याजी और मेरी मौजूदगी में किए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो ये समझने में नाकाम है कि तजाद के पीछे कौन है और गुमराह कून बयान क्यों जारी किया गया। मीडिया को मशवरा दिया जाता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मज़कूरा वाला अफराद से मेरे बयान की तस्दीक करें। PTI के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए अब सिर्फ 14 दिन बाकी है। इस हवाले से पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी चेयरमैन क्या सोच रहे हैं, क्या फैसले किए गए हैं और उन पर अमल दरामद किस तरह से होगा, हम बात करेंगे सीनियर कानूनदान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफ़र से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात भी की। अली जफ़र साहब, सबसे पहला तो सवाल यही है कि अगर ये फैसला हो गया है कि चेयरमैन के उम्मीदवार इमरान खान साहब नहीं होंगे तो फिर कौन होगा उम्मीदवार? चूँकि अब तक तो तमाम तरफ से तजादात आ रहे हैं, लेकिन आखिरी जो शेर अफजल मरवत साहब का सोशल मीडिया पर बयान है वो बहुत ही तशवीश की बात है। आप चारों लोग मिले, वो कह रहे हैं हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर ये सोशल मीडिया कौन चला रहा है PTI का? ये देखें, आपने इंट्रो में एक बात की कि कन्फ्यूजन है और PTI में को समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह आगे जाना है। ऐसी बात नहीं है।
आज मेरी मुलाकात हुई है। मेरे से इमरान खान साहब ने पूछा था कि आप सबसे मुशावरत करके मुझे मिलें और फिर मुझे अपना जो भी आपकी ओपिनियन है वो बताएं ताकि मैं इस सारे मामले पे फैसला कर सकूं। तो उनके साथ बैठ के 2-3 फैसले हुए। पहली फैसला तो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने पूछा कि जो ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि आप इलेक्शंस कराएं, उसकी क्या कानूनी हैसियत है। तो मैंने इमरान खान साहब को बताया कि मेरी नज़र में वो गैर कानूनी फ़ैसला है और हमें अपील करनी चाहिए। तो फ़ैसला ये हो गया कि उसकी अपील हमने करनी है। दूसरा, उन्होंने मुशावरत की कि क्या मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमें करने चाहिए अपील करने के बावजूद। तो मैंने कहा जी मैंने ऑलरेडी ओपिनियन दे चुका हूं मैं मीडिया के सामने, और मेरी अभी भी ये राय है कि हमें इंटर पार्टी इलेक्शंस करा देने चाहिए, क्योंकि मुझे ये तासुर मिलता है और यही तासुर हमारी पार्टी की लीडरशिप को भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी ना किसी तरह कोशिश कर रही है कि हमें पीटीआई को इलेक्शन में बल्ले का जो सिंबल है वो ना दिया जाए। तो हमें अपील तो करना हमारा हक है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना इलेक्शन भी कर लें इंट्रा पार्टी। तो ये भी फैसला उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आपका दुरुस्त फैसला है, मैं ये एग्री करता हूँ कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें। उसके बाद फिर डिटेल्स हुई, डिस्कशन हुई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या पैनल्स हो सकते हैं, क्या, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस तो फिर ओपन होते हैं, उसमें पैनल्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग आ सकते हैं। तो उस पर काफ़ी बहस होती रही, डिस्कशन होती रही। और उसके बाद ये भी, इस पे भी उन्होंने ये भी डिस्कशन ज़रूर हुई कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहिए उनको, या हमें पहले जो हमारे ख़िलाफ़ जो फैसले हुए हैं उनको सस्पेंड कराना चाहिए, या हम क्या उन इलेक्शंस वो जो फैसले हैं उनका इंतज़ार करें। तो ये सारी डिबेट होती रही और फिर हमने ये एक फ़ैसला किया कि हाँ ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अगर हमने ये फ़ैसला किया और फाइनली ये लीगल ओपिनियन आती है कि इस वक्त किसी किस्म का भी ख़दशा है कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर से उसमें किसी किस्म का एक कदगन लगा देती है या फिर ऑब्जेक्शन लगा देती है। तो उससे बेहतर है कि हम फ़िलहाल इलेक्शन कराएं जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो बेशक ना हों और हम किसी और को नॉमिनेट कर लें। तो ये वे भी डिस्कशन में आया और उसका अभी हमने कानूनी फ़ैसला करना है, फाइनल फ़ैसला करना है आज, और फिर मैंने कल उसके ऊपर अनाउंस करना है एग्जैक्ट फ़ैसला क्या है, क्या हम इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं, ये उसका फ़ैसला कल अनाउंस होगा। और उसका जो मेन मकसद होगा इस इलेक्शन का, वो जो अगर इमरान खान साहब नहीं लड़ते तो उसका मेन मकसद यही होगा कि चूँकि हमारे ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसे झूठे मुकदमे बने हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह उनको नाअहल दे करे और इलेक्शंस को रिजेक्ट करे और सिंबल ना दे, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना ही हमारी नज़र में बेहतर है। और अगर वो किसी को नॉमिनेट करते हैं और फाइनल फैसला हो जाता है उस पर, तो फिर हम उनको उस पैनल के मुताबिक इलेक्शंस होंगे। और इलेक्शन में आपको पता है कोई भी इलेक्ट हो सकता है, कोई भी जीत सकता है इलेक्शन में, इलेक्शन ओपन होते हैं। लेकिन जो जिस शख्स पे इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ इनको आप पार्टी का अगर मैं नहीं लड़ सका किसी वजह से, तो फिर आप उनको इलेक्शन में बेशक लड़वा लें। वो जो नाम 2-3-4 ज़ेर बहस आए उनमें से एक उन्होंने सिलेक्ट किया है। मैं आपके सामने इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता कि हमारा फ़ैसला यही हुआ था कि एक बार हम पहले कानूनी मुशावरत कर लें। अगर इमरान खान साहब नहीं लड़ेंगे तो फिर हम कल उनका नाम अनाउंस कर देंगे। तो मरवत साहब भी दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो हमारे साथ थे, उनका भी दुरुस्त एक जो उन्होंने जो पैगाम दिया मीडिया पे वो दुरुस्त है, लेकिन जो प्रेस रिलीज़ आई है पीटीआई की तरफ से वो भी दुरुस्त है, क्योंकि उसका अभी हतमी फैसला कल ही अनाउंस होना है। अब देखिए, तो ये डिसीजन है। साहब ठीक है, आपने कुछ बातें सामने रख दी, लेकिन आपने खुद ही फरमाया कि कन्फ्यूजन की बात की वो नहीं है। लेकिन अब आपकी इस गुफ्तगू से
एक और कन्फ्यूजन पैदा हो गई। आपने ख़ुद भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि शेर अफजल मरवत को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है इमरान खान साहब की तरफ से। अब शेर अफजल मरवत साहब तो ख़ुद आकर ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त पार्टी का चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप ये फरमा रहे हैं कि अभी इस पर बात हुई लेकिन फ़ैसला नहीं हुआ और वो कल होगा फ़ैसला, तो सर कन्फ्यूजन तो फिर है? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने मरवत साहब ने कहा वो भी दुरुस्त है कि ये इमरान खान साहब का ये लीगल बहस हुई बिल्कुल, और ये एक ओपिनियन है कि वो शायद क्योंकि उनको नाअहल करार दिया गया है तोशा खाना केस में, तो उनको फिर वो पार्टी हेड भी नहीं बन सकते। ये एक बिल्कुल लीगल डिस्कशन है और इस पे मुख्तलिफ राय हैं। हमने फाइनल करनी है कि कौन सी राय दुरुस्त है और कौन सी नहीं दुरुस्त। और वो भी मरवत साहब ये भी दुरुस्त के फरमा रहे हैं कि अगर वो ये राय फाइनल ये हो गई कि उनको नहीं वो लड़ सकते इलेक्शन, तो फिर उनकी जगह जो दूसरी नॉमिनेशन है वो भी इमरान खान साहब ने अपनी हमें बता दी है। और वो मैं जैसा मैंने फरमाया कि उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो कौन है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट मैं नहीं आपके सामने कर सकता जब तक मैं कल अनाउंस ना कर दूं। तो आप कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा नाम डिस्कस हुए, 4 नाम आप कह रहे हैं, तो उनमें बैरिस्टर गौहर के अलावा भी नाम थे? जी, डिस्कशन हुई, डिफरेंट आराएं थी, क्योंकि ये पार्टी में डिस्कशन होती रही थी और उनके सामने मैंने सारे ऑप्शंस रखे थे, सारा बताया था कि ये ऑप्शंस लोग ये राय है। उन्होंने उन पे डिस्कशन, ओपन डिस्कशन करने के बाद एक फ़ैसला किया और वो फ़ैसला जो है वो मुझे पता है क्या फ़ैसला है और मैंने बता भी दिया हुआ है किन लोगों को, जिन लोगों को बताना था। लेकिन चूंकि आपको पता है वकालत में हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी का इश्यू होता है कि जब तक एक वक्त नहीं है मुकर्रर जिसमें अनाउंस करना है, उससे पहले मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए वो तो अली ज़फ़र साहब फिर ये बात भी हो गई इस मुलाकात में आपकी इमरान खान साहब से कि अगर वो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ते, उनकी जगह कोई दूसरे पार्टी मेंबर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनते हैं, तो फिर उन्हीं के साथ तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाएगी आम इंतखाबात में फरवरी में? नहीं, ज़रूरी नहीं जी। देखें, जो अगर चेयरमैन हमें जो जैसा मैंने आपको बताया, खदशा ये है कि जब तक ये सस्पेंड नहीं होता जो तोशा खाना की कन्विक्शन है, या जब तक बाकी मसाइल सॉल्व नहीं होते, जो खदशात हैं, जो लीगल हिचेस क्रिएट की गई हैं, जब तक वो उनका हमें सलूशन नहीं मिलता, तब तक तो हमारी यही पोजीशन रहेगी। लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज़ है और हमने चूँकि इलेक्शंस को कंप्लीट करना है, हमने इलेक्शंस को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म फरमाया है उसकी पाबंदी करते हुए इलेक्शंस करने हैं, तो हम उसके मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक और कानून, जो भी कानून है इस वक्त सही या गलत हमारे खिलाफ, उसके मुताबिक हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक टेम्परेरी फेज़ है। ये चीज़ आपको मैं बड़ा वाजे कर दूं सर कि जो इमरान खान साहब हैं वो पार्टी के सरबराह रहेंगे, चाहे उनको आप कोई नामजद करें ना करें, उनको आप चेयरमैन बुलाएं ना बुलाएं, वही पीटीआई हैं, वही पीटीआई के हेड हैं, वही पीटीआई को की सरपरस्ती करते रहेंगे। पीटीआई उनके बगैर कुछ नहीं है, ये पूरी कौम को भी पता है। इसलिए ये जो नाम है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन कैंपेन को भी और पीटीआई को भी। अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ हम एक टेक्निकल चीज़ पूरी कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आपने ये करना है, और उन्होंने बीच में हर्डल्स क्रिएट किए हुए हैं मुख्तलिफ कवानीन की वजह से, मुख्तलिफ जजमेंट्स की वजह से। हम उसकी वजह से ये एक अपना एक हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। ये एक प्लान बी है और ये प्लान बी जो है इसको हमने बड़ी देर से तैयार किया हुआ है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ ये है कि उसकी अनाउंसमेंट की देर है, वो हम कल इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे और आप देखेंगे कि सैटरडे को, आपने फ्राइडे का कहा, मैं आपको बताता चलूँ कि हो सकता है सैटरडे या संडे को हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो शायद शेड्यूल अनाउंस कर दें और उस दिन फिर इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। आप कह रहे हैं कि जुमे या हफ्ते ही को इलेक्शन होंगे? हफ्ते या इतवार को। ठीक है। तो अली ज़फ़र साहब अभी जी
टाइम भी चाहिए होता है। आप जो बात फरमा रहे हैं, जिस तरह वकला ही क़यादत कर रहे हैं, तो फिर कोई वकील ही इमरान खान साहब के होंगे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, तो आगे आम इंतखाबात में जाने की तैयारी के हवाले से भी सोच लिया गया है कि ऐसी शख्सियत हो सकते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनका कोई इंतखाबी हल्का ना हो, जिनका कोई सियासी असर रसूख ना हो सकता है जी। देखें, मुझे पता है कौन है, मैं बता दूंगा, कल इंशाल्लाह अनाउंस कर दूंगा अगर हमें ज़रूरत पड़ी। अभी तक तो ऐसी लग रहा है सब बातों से कि अंसार अब्बासी साहब की खबर दुरुस्त है। अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अली ज़फ़र साहब, आपकी जो वकला की टीम है उनका ये केस था कि जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया जाए, और उसके बाद ये मकसद था कि इमरान खान साहब को अदालत पेश किया जा सके, जो आज मुमकिन नहीं हुआ, और अब जेल में ही खुली अदालत में समात के बारे में बात की गई है। तो अब इसको भी फिर मज़ीद चैलेंज करेगी आपकी कानूनी टीम, या फिर इसी तरह अब ये मामला आगे जाएगा? जी देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसमें ये इजाज़त दी थी हुकूमत को और बल्कि अदालत को कि अगर आप समझते हैं कि ट्रायल जेल में होना चाहिए तो फिर आप उस पर एक अपनी रीजन्ड ऑर्डर यानी उसकी वजूहात बयान करें तहरीरी तौर पे, ताकि वो चैलेंज हो सकें। तो अदालत ने ये तहरीरी तौर पे एक तरह से एक अपना ऑर्डर तो दिया है, उसमें ये कहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो मेरी नज़र में ये सिक्योरिटी इशू का जो मामला है ये बड़ा अजीब व गरीब है, क्योंकि आपको ज़रा थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ। आपको याद है जब इमरान खान साहब को बुलाया जाता था कि आप अदालत में आएँ, तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे, पीटीआई के वकला कहते थे कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उनको ना बुलाया जाए, कोई और बंदोबस्त किया जाए ताकि वो अदालत में ना पेश हो, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो उस पर अदालतें और सिक्योरिटी एजेंसीज और जो हमारी पुलिस थी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती थी? वो कहती थी कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको पूरी हिफाजत दे सकते हैं, और फिर उनको मजबूर किया जाता था कि वो अदालत में जाएं। अब ये उल्टा हो गया है। अब वो अजीब सा उल्टा इस तरह हो गया है कि वो है कस्टडी एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अब खुद कह रही है कि चूंकि उनको जान का खतरा है, और अदालत भी ये अब मान रही है कि हाँ उनको जान का खतरा है, इसलिए मेरे पास ना लेके आए। तो ये अब आप खुद ही समझ जाएं जो मैं बात कर रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट की, समझने वाला समझ जाता है कि ये जवाज़ जो है ये कितना गैर कानूनी किस्म का जवाज़ दिया है अदालत ने कि सिक्योरिटी की वजह से हम जेल ट्रायल करेंगे। तो इसको हम चैलेंज करेंगे। जी, अभी अदालती जो फैसला था उसमें लिखा है कि जेल में ओपन ट्रायल होगा, उसमें अब सहाफ़ी भी आ सकते हैं और दीगर अफराद भी जो उस समात को सुनना देखना चाहें, उनको पाबंदी नहीं होगी। तो अब आप इसको कबूल करेंगे या अब भी नहीं करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल दो चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है जगह कहाँ ट्रायल होना है और दूसरा है ओपन ट्रायल। तो ओपन ट्रायल तो अदालत ने मान ली है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, बात अच्छी बात है, यही हम चाहते थे। लेकिन जेल ट्रायल का मसला ये है कि वो ओपन ट्रायल को निगेट कर देता है, यानी ओपन ट्रायल को ख़त्म कर देता है, क्योंकि जेल में जब आपके 10 मीडिया वाले जाएंगे तो आपके 10 में से एक को चूज़ करेंगे और वो कहेंगे कि आप अंदर आएँ। अगर आपके 10 वकला जाएंगे तो एक को चूज़ करेंगे, कहेंगे आप अंदर आएँ। अगर आपके 10 पब्लिक से जाएंगे लोग तो उनमें से एक अपनी मर्जी का चूज़ करके आएंगे। तो ओपननेस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो साफ शफाफ ट्रायल हो, वो जेल में बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो इस चीज़ को चैलेंज कर सकती है अली ज़फ़र साहब आपकी कानूनी टीम? जी बिल्कुल, करने का इरादा हो गया है, ये चैलेंज हो रही है। ठीक है, तो अब जो आगे की टाइमलाइन नज़र आ रही है साइफर केस के हवाले से, उस पे भी आपके एतराज़ात अभी बरकरार हैं कि अगर दिसंबर की इब्तदा में उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है तो जनवरी तक उसका फ़ैसला आना है, चूँकि अदालत का हुक्म मौजूद है कि 1 महीने के अंदर इस केस का फ़ैसला किया जाना है। उस पर तहरीक इंसाफ ने माजी में तो एतराज़ किया, क्या अब भी वो एतराज़ बरकरार है? जी देखिए, हमारा एतराज़ जो साइफर केस में है ना, वो 2 ग्राउंड्स पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राउंड तो ये है कि ओपन ट्रायल हो, मीडिया के सामने हो, क्योंकि हमें ये तो पता है कि उसमें कोई ट्रायल में या जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास केस कोई बड़ा मजबूत नहीं बल्कि बड़ा कमज़ोर केस है। तो हम चाहते हैं कि वो सारी जो समात हो रही है वो मीडिया के सामने हो, ताकि आप लोग भी उस पर तबसरा कर सकें और देख सकें कि क्या शवाहिद आए हैं। तो उस हद तक तो हमारा मौक़िफ़ कायम रहेगा। ये जो जेल में जगह ट्रायल दी जा रही है, अगर
ये ओपन ट्रायल, जैसा मैंने कहा कि वहाँ अगर हो जाती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर तो शायद हमें एतराज़ कम हो। लेकिन वो चूंकि हम देख रहे हैं कि वो ओपन ट्रायल नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट इन कैमरा होगा। ऑलमोस्ट इन कैमरा मैं कहता हूँ, इन कैमरा नहीं लीगली, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इन कैमरा होगा। इसलिए उस हद तक हमारा एतराज़ मेरी लिहाज से जायज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अली ज़फ़र प्रोग्राम पे बात करने के लिए। साइफर केस के हवाले से उनकी राय भी सामने आ गई। जो अब तक की तफसील है उसके मुताबिक ये तवक्को की जा रही है कि दिसंबर में फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जनवरी 2024 में इस केस का फैसला हो सकता है, इसका ट्रायल मुकम्मल हो सकता है। असल सूरत हाल है क्या, कानूनी माहिर से ही बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अदालती हुक्म के बावजूद आज साइफर केस में इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि सिक्योरिटी वजूहात को बुनियाद बनाकर साइफर केस का ट्रायल एक बार फिर अडयाला जेल में करने का हुक्म दे दिया गया। मगर इस समात में वकला, सहाफ़ी और मुल्ज़िमान के ख़ानदान को शिरकत की इजाज़त होगी। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ फैसला आने के बाद इस केस की इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समात का नए सिरे से आगाज़ हुआ, जिसकी आज दूसरी समात में अदालत ने इमरान खान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दिया था। मगर जब आज खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की सरबराही में इस केस की समात शुरू हुई, तो इसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, बल्कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्तग़ासा के हाथ अदालत को एक ख़त भेजा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से अदालत में पेश नहीं कर सकते, जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों के वकला ने एहतजाज भी किया। इसी हवाले से हम बात करेंगे माहिर कानून इमरान शफीक से। इमरान साहब, जो मौक़िफ़ था पहले तहरीक इंसाफ के वकला का, उसमें तो उन्हें कामयाबी मिली कि जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया गया। अब जो फैसला है, क्या वो कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल हो सकता है? और अगर वो इसको भी चैलेंज करना चाहते हैं, चूँकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि उसमें जो इजाज़त दी गई है उस पर अमल दरामद या तो हो नहीं सकेगा या बहुत मुश्किल होगा कि सहाफ़ी भी देख सकें उस समात को और मुल्ज़िमान के अहल खाना या उनकी टीम के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर शिरकत कर सकें। देखिए जुनैद, इसमें बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल चीज़ तो ये है कि ट्रायल ओपन ट्रायल होना चाहिए, और ओपन ट्रायल यकीनन जेल में भी ओपन ट्रायल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है वो तमाम लवाज़मात तो पूरे किए जा सकते हैं। और आज के ऑर्डर में भी जज साहब ने इसका किसी हद तक इजहार करने की भी कोशिश की है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कि जज साहब को उन वजूहात का भी जायज़ा लेना चाहिए इस ऑर्डर को पास करने से पहले कि जेल ट्रायल की नौबत क्यों आए, क्योंकि ये एक्सेप्शनल एक सर्कमस्टांस होती है। और इस केस में कैसे आए, जब मुल्क का निज़ाम, अगर आप ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर अमन व अमान के मुताबिक चल रहा है, जैसे रियासत का काम है हर शहरी को सिक्योरिटी देना, जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी दी जाती है सरबराहान मुमलिकत को, सदर, वज़ीर आज़म, इवन जजेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI के सरबराहान, ये मुख्तलिफ एजेंसियों के सरबराहान, सबको सिक्योरिटी मिलती है और वो रूटीन में ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या वजह है कि एक मुल्ज़िम को जिसको उसी तरह की थ्रेट्स यकीनन जो सबको हाई प्रोफाइल लोगों को होती हैं, अगर वो उनको हासिल हैं, वो थ्रेट अगर मौजूद हैं, तो उनको उसी सिक्योरिटी के तहत अदालत में लाया जा सकता है और अदालत में उनका ट्रायल हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो वजूहात पेश की गई हैं वो इतनी मजबूत हैं कि जिनकी बुनियाद पर, और जब मुल्ज़िम खुद कह रहा है कि मेरा ट्रायल जो है वो अदालत में किया जाए, तो मेरा ख्याल है ये उनके पास बड़ा मजबूत एक जवाज़ हो सकता है कि आज के जो अदालत का ऑर्डर है उसको वो दोबारा से उसको चैलेंज करें, और उनके वकला वो उसको चैलेंज करने का इस्तेहकाक रखते हैं। वरना आपका ख्याल है कि अब अमली तौर पर ये मुमकिन है कि जेल में ओपन ट्रायल हो सके? जी, जेल में ओपन ट्रायल, जेल ट्रायल तो एक कानूनी तरीक़ाकार है और एक्सेप्शनल केसेस में वो होता भी है, लेकिन उसके लिए अदालत को सर्कमस्टांसिस को जस्टिफाई करना होता है बड़ी वैलिड जस्टिफाइबल रीजंस के तहत कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो बाकी अगर जेल ट्रायल में उनके ख़ानदान को, मीडिया को और अवामुन्नास में जो लोग आना चाहते हैं उनको आने की अगर इजाज़त हो, क्योंकि जज साहब का आज जो जुमला रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि जो भी चाहेगा अदालत में जेल ट्रायल में आने का तो वो आ सकेगा। अगर ये सूरत हाल होती है कि वो सबको उसकी इजाज़त हो, तो यकीनन ये ओपन ट्रायल की बुनियादी ज़रूरियात को तो वो पूरा कर देगा। लेकिन फिर भी सवाल जुनैद वही रहेगा
कि वो सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, वो बहरहाल गवर्नमेंट को, जेल हुकाम को ये साबित करने पड़ेंगे कि वो क्या हैं कि जिनकी बुनियाद पर रूटीन से हट के ये ट्रायल जेल के बजाय जो है वो अदालत के बजाय जेल में चलाया जाए। जो साइफर केस के ट्रायल की टाइमलाइन की बात हो रही है, उसमें जो नज़र आ रहा है, जिस तरह के अदालती अहकामात मौजूद हैं कि दिसंबर में अगर फ़र्द जुर्मायद होती है, जनवरी तक ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये इस तरह से मुमकिन होगा और इसमें कोई और रुकावट पैदा होती नज़र नहीं आ रही? देखिए, अभी तो आज जो जेल ट्रायल है ये चैलेंज होगा, उसके देखिए उसके क्या सिचुएशन आगे बनती है। अगर वहाँ से अदालत से उस पर कोई दोबारा से स्टे आ जाता है तो ये और प्रोलॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इस केस में 28 गवाह हैं जुनेद, और 28 गवाह को आप अगर एक गवाह को रोज़ाना की बुनियाद भी करें, जो कि मुमकिन नहीं होता, और 2 मुल्ज़मान हैं, दोनों मुल्ज़मान के वकला ने जिरा करनी है, तो ये 28 दिन तो कम अज़ कम इस काम के लिए चाहिए। उसके बाद 342 के बयान का एक अपना प्रोसेस है दोनों गवाहों का। फिर उसके बाद उन दोनों गवाहों के दोनों मुल्ज़मान के जो है वकला ने बहसें करनी हैं, मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी बीच में आती हैं। तो ये नामुमकिनात में से है कि इस मुकदमे को अगर आपने फेयर ट्रायल देना है, और ट्रायल को आपको याद होगा कि पिछला तोशाखाना केस भी जो था उसमें भी अदालत की तरफ से इस तरह की डायरेक्शन आ गई थी कि केस का जल्दी फैसला कर दिया। जो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि वो इमरान खान साहब के वकला इस बात पर आज तक वो ज़मानत भी इसी बुनियाद पर उनकी हुई है कि उनको दिफा में अपने गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको फाइनल जो आर्गूमेंट्स होते हैं, जो उनका राइट होता है, वो उनको वो नहीं दिया गया। तो बुनियादी तौर पर इस तरह अगर ट्रायल को शफाफ करना है और फेयर ट्रायल का राइट देना है और पूरी अपॉर्चुनिटी देनी, ऐसा तो नहीं हो सकता जुनेद के अदालत में वकला भी जो है दोनों के वो उधर ही ठहर जाएं जेल में, और अदालत भी वहीं रहे, सारे काम छोड़ के सिर्फ एक ट्रायल पर। ऐसी कौन सी रीजंस होंगी? अदालत को भी इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो इसी कोर्ट के सिर्फ जज, इसी केस के लिए जज हैं, या अदरवाइज वो एक कोर्ट के जज हैं। अगर वो कोर्ट हैं तो और बहुत से केसेस होंगे। तो इस केस को किन बुनियादों पर एक ऐसी समाअत की जाए कि इस मुकदमे को आपने जनवरी से पहले मुकम्मल करना है, क्योंकि अदालत का हुक्म वैसे भी जुनेद ये था 8 नवंबर का कि 1 महीने में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। तो आज तो 28 हो गई है, और ये ट्रायल अब दोबारा से, और अदालत ने जो बुनियाद दी थी अपने ऑर्डर में वो ये था कि हम एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि जहां ट्रायल कमेंस हो जाए, वहाँ ट्रायल कमेंस होने के बाद उस ट्रायल को एक्यूज का वो जल्दी कंक्लूड कर दिया जाए। तो ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए अदालत ने वो अल्फाज लिखे थे। प्रोसिक्यूशन ने भी बार बार कहा कि ये ट्रायल अब कमेंस हो गया है, तो 3 गवाहान भी हो चुके हैं, चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, लेकिन अब वो पूरी पोजीशन ख़त्म हो चुकी हुई है। अब नए सिरे से चार्ज भी फ्रेम होना है, नए सिरे से गवाहान भी आने हैं। तो मेरा ख्याल है जिस रीज़न की बुनियाद पर अदालत ने कहा था कि 1 महीने में ट्रायल मुकम्मल किया जाए, वो रीज़न अब ख़त्म हो चुकी हुई है, क्योंकि अब 3 गवाह भी नहीं रहे और चार्ज भी नहीं रहा। नए सिरे से काम होना है। अगर नए सिरे से ट्रायल होना है तो यकीनन ये डायरेक्शन अगर किसी ने लेनी भी है तो वो नए तरीके से ली जाएगी। अदरवाइज भी जुनेद ये एक्यूज का, मुल्जिम का बहरहाल एक राइट होता है कि उसको पूरा मौका दिया जाए अपने केस की तैयारी का। और जो CRPC है हमारी, उसमें सेक्शन 497(1) है, वो ट्रायल जो जिसमें सजा मौत की हो उसमें 2 साल का वक्त मुकर्रर करता है कि आप 2 साल के अरसे में उस ट्रायल को मुकम्मल करेंगे। तो उस नुक्ता नज़र से भी देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में ट्रायल इतनी जल्दी मुकम्मल हो सकेगा, या उसको इस सबक रफ्तारी के साथ चलाने की ज़रूरत है, बिलखुसूस अगर एक्यूज्ड इस बात को क्लेम नहीं कर रहा। तो बहुत शुक्रिया आपका इमरान शफीक प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कई महीनों से गैर शरई निकाह का केस चल रहा था, जिसे गुज़श्ता हफ्ते खुद दरख्वास्त गुजार की तरफ से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया था। लेकिन फिर बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने खुद अपनी मुद्दत में इस्लामाबाद की जुडिशल एंड सेशन कोर्ट्स में दोबारा ये केस दायर कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत ख़त्म होने से पहले गैर शरई निकाह करके फ्रॉड पर मबनी शादी की। खावर मानिका ने अपनी दरख्वास्त में मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ को गवाह नामजद किया, जिनमें से मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने आज अदालत के सामने पेश होकर अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में मुफ्ती सईद ने पहले हल्फ उठाया और फिर बयान देते हुए कहा कि मेरे इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे, PTI कोर कमेटी के मेंबर भी थे। 1 जनवरी 2018 को चेयरमैन PTI ने उनसे रब्ता किया और कहा कि लाहौर जाकर बुशरा बीबी से निकाह पढ़वाना है। इस मौके पर जज ने मुफ्ती सईद से सवाल किया कि क्या आप सफ़ा देख कर पढ़ रहे हैं? लिखा हुआ पढ़ना झूठ होता है, सफ़ा हटा दें और ज़बानी बयान रिकॉर्ड करवाएं।
तो मुफ्ती सईद ने बयान जारी रखते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई के कहने पर वो डिफेंस लाहौर गए। लाहौर में बहुत लोग थे, बुशरा बीबी की बहनें भी थी। बुशरा बीबी की बहन से पूछा कि क्या निकाह के शरई लवाजमात पूरे हैं, तो ख़ुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने कहा कि निकाह पढ़ाया जा सकता है। सिविल जज ने मुफ्ती सईद से पूछा कि इद्दत के हवाले से आपने बुशरा बीबी से ख़ुद क्यों नहीं पूछा, तो उनका जवाब था कि हमारे यहाँ खातून से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। निकाह पढ़ाने के बाद चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में बनी गाला में रिहाइश पजीर हो गए। फरवरी 2018 में चेयरमैन पीटीआई की तरफ से मुझसे दोबारा रब्ता किया गया और बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह दौरान इद्दत हुआ था। तो जज ने मुफ्ती सईद से पूछा, दोबारा निकाह पढ़वाने के हवाले से किसने आपसे रब्ता किया था, तो मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि उन्हें याद नहीं कि उनसे किसने निकाह के हवाले से दोबारा रब्ता किया था। मुफ्ती सईद ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी और उनकी सहेलियों ने बताया कि खावर मानिका से तलाक हो चुकी है। बुशरा बीबी को तलाक नवंबर 2017 में दी गई थी। मुझे बताया गया कि जनवरी 2018 के पहले दिन निकाह हो गया तो इमरान खान बड़े ओहदे पर फायज हो जाएंगे। मुझे बुशरा बीबी की कही हुई ये बात इमरान खान ने खुद बताई। मुफ्ती सईद ने कहा कि उनके नज़दीक यकम जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और निकाह की तकरीब गैर कानूनी थी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़ाया। इमरान खान और बुशरा बीबी को मालूम था कि शरई निकाह के लवाजमात पूरे नहीं थे। इस दौरान सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस्तिफसार किया, क्या इमरान खान और बुशरा बीबी के दोनों निकाह आपने पढ़ाए थे, तो मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि मैंने ही दोनों निकाह पढ़ाए। यकम जनवरी वाले निकाह पर मेरे दस्तखत है, जबकि फरवरी वाला निकाह ज़बानी था। फरवरी 2018 में इमरान खान और बुशरा बीबी का दूसरा निकाह बनी गाला में पढ़ाया। इस मौके पर मुफ्ती सईद का बयान मुकम्मल हो गया, जिसके बाद मुकदमे के दूसरे गवाह ओन चौधरी ने बयान कलमबंद करवाना शुरू किया। ओन चौधरी ने बयान में कहा कि मैं इमरान खान का सियासी और प्राइवेट सेक्रेटरी था और उनके नहायत करीब था। दिसंबर 2017 में उन्होंने मुझसे कहा कि बुशरा बीबी को लाहौर लेकर जाना है, बुशरा बीबी के साथ निकाह के इंतजामात करो। ओन चौधरी ने कहा कि वो हैरान रह गए क्योंकि बुशरा बीबी तो पहले से शादीशुदा थी, जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि बुशरा बीबी को तलाक हो चुकी है। यकम जनवरी 2018 को ओन चौधरी और जुल्फी बुखारी लाहौर गए। मुफ्ती सईद ने डिफेंस लाहौर में बुशरा बीबी का निकाह इमरान खान के साथ पढ़ाया। ओन चौधरी का कहना है कि वो उस निकाह के गवाह हैं। मेरे सामने मुफ्ती सईद ने बुशरा बीबी से पूछा तो बुशरा बीबी ने बताया कि उन्हें तलाक हो चुकी है। बुशरा बीबी ने कहा कि शरई लवाजमात पूरे हैं, निकाह पढ़ा दिया जाए। ओन चौधरी के बयान के मुताबिक मीडिया पर शोर मचा कि दौरान इद्दत चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह हुआ है, तो चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा निकाह कर लेंगे। बुशरा बीबी ने मुझे बताया कि इद्दत 14 से 18 फरवरी के दरमियान पूरी हो रही थी। दूसरा निकाह बनी गाला में फरवरी 2018 में ज़बानी पढ़ाया गया। ओन चौधरी का कहना है कि वो वहाँ मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। वो और जुल्फी बुखारी दोनों दूसरे निकाह के गवाह थे। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे कहा कि बुशरा से निकाह हुआ तो वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। पहला निकाह जानबूझकर चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत किया था, जो एक पेशगोई के ज़ेर असर था। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी था। इसके बाद ओन चौधरी ने अपना बयान मुकम्मल कर लिया और फिर अदालत ने केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे के तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ़ अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते इसी प्रोग्राम में खावर मानिका ने दावा किया था कि उनकी और बुशरा बीबी की तलाक 14 नवंबर 2017 को हुई थी और इस हिसाब से 14 फरवरी 2018 को इद्दत पूरी होनी थी। ये तलाक हुई कब थी, क्योंकि एक ऐसी कंट्रोवर्सी उससे पैदा हुई जिसका केस आज भी अदालत में चल रहा है और आज भी इस हवाले से अदालत में मामलात हुए हैं। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? खानजादा साहब, ये 14 नवंबर 2017 को मैंने 14 नवंबर की जो तारीख में मैंने ये डाइवोर्स भिजवा दी। मैंने मेरे तो ख्वाबो ख्याल में ना बच्चों को ना हमें तो कोई पता ही नहीं था। लेकिन ये ओन चौधरी सही कह रहे हैं कि इद्दत तो तब ये तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे होते वो निकाह करती। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये 14 नवंबर 2017 को डिवोर्स हुई थी, इसलिए 1 जनवरी 2018 को जो शादी हुई वो इद्दत के दौरान हुई थी? देखिए खानजादा साहब, जाहिर है कि जब 14 नवंबर का मैंने इनको मैंने फरा के हाथ को इसके तलाक इनके घर भिजवा दी, इनको पहुंच गई। कुछ अरसे बाद ये 20-25 दिन बाद इसने मुझे टेलीफोन किया, फरा ने, और शी हैड द करेज टू कॉल मी। मुझे कहती है कि जी वो आपकी तलाक है, उस पर तारीख बदलनी है। अब यकीनन वो जो तारीख बदलने की बात कर रही है, मेरा ख्याल है वो इसी को कवरेज देना चाह रही होंगी, जो पहली के निकाह को। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।